बुक नर्ड्स हिंदी के एक और इंस्टाग्राम लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे गौरव उपाध्याय और हम बात करेंगे उनकी किताब मोस्ट वांटेड जिंदगी पर। तो इस लाइव सेशन को शुरू करने के पहले मैं बता दूं गौरव के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय कि गौरव सीनियर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं और फिलहाल सिंगापुर में रहते हैं। गौरव को हिंदी भाषा से बहुत प्रेम है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में काम भी करते रहते हैं। और इन्होंने इन्होंने कई साल तक अपनी डायरी में कुछ लिखा और फिर अचानक इन्हें लगा कि नहीं, इसे सार्वजनिक तौर पे लिखना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, और फिर उसे उन्होंने किताब की शक्ल भी दी। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है मोस्ट वांटेड जिंदगी। आगे की बात हम गौरव से पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर आपको क्यों लगा कि अब लिखना चाहिए और फिर उसे किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको नमस्कार, और मकर संक्रांति अभी भी गुजरा है तो उसकी बधाई। देखिए, जर्नी की जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है कि लिखता मैं बहुत दिनों से हूँ। दरअसल जो आपने कहा कि क्या हुआ कि इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए करा, और अभी भी टेक्नोलॉजी सेल्स में काम करता हूँ। जो कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि भाई ये लिख क्यों रहे हो, मतलब तुम बाकी जो कर रहे हो उसमें तो अच्छा ठीक ठाक ही कर लिया तुमने जिंदगी में, अभी लिख क्यों रहे हो। तो दरअसल मैं लिखता बहुत शुरू से हूँ, और उसके पीछे दो पहलू हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि काफी बचपने से, जब 14-15 साल का था तब से ही मुझमें ये बहुत रहा है कि मैं कैसे लोगों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ सकूं, कुछ लिखूं। जो ऑब्जर्वेशन होती है वो मुझे हमेशा से ये रहता है। अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी हमेशा से ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग रही है कि मैं जो भी सिचुएशंस या किसी को देखता हूं तो उसके बारे में कुछ लिखूं। तो लिखना बहुत दिनों सालों से चला आ रहा था। और दरअसल मैं इंजीनियरिंग में था तब भी लिखता था, तो जहां भी जो कॉलेज की एक्टिविटीज होती थी, या एमबीए में था तब लिखता था। फिर क्या हुआ कि आज से 4-5 साल पहले मैंने थोड़ा सार्वजनिक तौर पर लिखना शुरू किया। तो फेसबुक पे एक पेज बनाया और वहां से कहानी शुरू हुई, और धीरे धीरे कुछ लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, पर फिर भी काफी दोस्त रिश्तेदार ही थे जो जो पसंद कर रहे थे और शायद हौसला अफजाई कर रहे थे। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू किया, और उस बीच में पिछले 2 साल में जब इंस्टाग्राम पे मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी कविताओं का कुछ संकलन था, तो मैंने सोचा इसको प्रकाशित करता हूँ। तो जैसे पहली किताब लोगों की प्रकाशित होती है, मैंने उस तरह से वो किताब, सच पूछिए तो पिछले 10 साल में लिखी कविताओं का संकलन था। और क्योंकि यहाँ सिंगापुर में था तो कुछ कम्युनिटी हिंदी की छोटी है लेकिन काफी कनेक्टेड है, तो वहां पे मैंने 2-4 पढ़े और ऐसे प्रमोट करी, तो लोगों को पसंद आई चीजें। उसके बाद इंस्टाग्राम वाला सिलसिला चालू हुआ वहां से। अब इंस्टाग्राम पे जब लिखना चालू किया तो मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जो एक इंट्रिंसिक मेरी और एक उद्देश्य, मेरा पर्पस रहा है कि मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ इम्पैक्ट लेवल पे, और वो मैं वैसे भी कर रहा था। अब चाहे वो आपको चैरिटी कह लें या वॉलंटियरिंग कर लें, या कई बार पब्लिक स्पीकिंग मेरे टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से, तो ये सब चीजें एकदम से कनेक्ट होती गई। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे लिखने से शायद कुछ, अब हर लेखक के कुछ ना कुछ अलग चीज होती है, कुछ एक शैली है जिससे लोगों ने कनेक्ट करना काफी चालू किया, और मुझे काफी पर्सनल मैसेजेस आने लगे। तो मुझे लगा कि ये चीज मेरे इम्पैक्ट वाले पर्पस से काफी क्लोज है, क्योंकि लोग अपने दिल की बातें कह रहे हैं, कुछ तो है लिखने में, और वो धीरे धीरे फिर काफी स्ट्रांग हो गया पर्पस। और ऑफ कोर्स लास्ट 2 इयर्स में मैंने फिर एक और सिंगापुर में भी किताब छपी थी, फिर उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया। मैंने एम्बेसी की तरफ से किताब निकली थी, सिंगापुर नॉरस करके। और उसके बाद मैंने ये मोस्ट वांटेड जिंदगी का सफर शुरू हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे लोगों के लिए कुछ लिखने से भी ज्यादा है, ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, बट एक जो मेरा पर्पस है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो बेसिकली लोगों को ये बताना कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से काफी कुछ काम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। और मुझे लगा ये मैसेजिंग जो है हिंदी कविता या हिंदी लेखन के द्वारा, ये शायद काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि इसमें मैं आगे और बात करूंगा इस बारे में। मैंने पहले प्रश्न का काफी लंबा जवाब दे दिया, लेकिन मैं इसमें फिर मुझे लगता है कि काफी पोटेंशियल है कि आप कैसे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लेखन के द्वारा और भी कुछ करके। तो मोस्ट वांटेड जिंदगी का पर्पस ये रहा है। पर एक मेरा एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि जैसे लोगों के अंदर जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जो आपने बात कही कि जब तक लोग अंदर से मोटिवेट नहीं होना चाहेंगे तब तक आपको लगता है कि जैसे कि ये किताब है, सेल्फ हेल्प की किताब है, या फिर बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प लोग या मोटिवेशनल स्पीकर्स है जिनको लोग काफी सुनते हैं, पसंद करते हैं,
पर वो कितना प्रभावशाली होता है, अगर जब तक हम खुद को अंदर से नहीं बदलना चाहते हैं तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितना भी आप लोगों को मोटिवेट कर दें, वो नहीं बदल सकते। तो कितना मुश्किल भी रहता है, और मतलब इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। नहीं, ये देखिए बहुत जरूरी सवाल है, और मेरा दरअसल मेरा जो विचार है इसके बिल्कुल पॉजिटिव हूँ मैं इस चीज को लेकर। और मैंने कई बार इस बात को अपने प्लेटफॉर्म से भी कहा है कि मोटिवेशन हेल्प्स, मोटिवेशन से मदद मिलती है। और उसका रीजन साइंटिफिक जो लॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि देखिए, आपके जीवन में आपको, अगर आपके जीवन को बेहतर करना है तो आपको अनुभवों से सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास दो तरह की चीजें, या तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, तब आपके लाइफ में उतना वेरिएशन आएगा, और उन चीजों से फिर आप जो भी सक्सेस फेल्योर होगा उससे आप सीखेंगे। तो या तो आप बहुत ही रिस्क टेकिंग इंसान हैं, जो काफी कम लोग होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो अपना बिजनेस कर सकते हैं, या आप खेल में आगे बढ़ के ट्रेडिशनल करियर को छोड़ के कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं। जब वो रिस्क लेते हैं तो उनके लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो खुद ही सीख लेते हैं, और वहां काफी इंट्रिंसिक पर्सनालिटी काम आती है। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनको डिपेंड करता है, दूध करना पड़ता है दूसरों के अनुभव पर, क्योंकि आप सीखने के लिए आपको, या तो आप किताबें पढ़ेंगे या तो आप दूसरों के तजुर्बों को सीखेंगे, नहीं तो आप, मैंने जो बिल्कुल। जिंदगी जी है, मैं बिहार में पैदा हुआ था। वहां से एक समय मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कॉलेज की कमाई कर रहा था। वहां से मैं निकला, देश विदेश में मैंने काम किया, जो भी सक्सेस फेल्योर मेरे को मिला वो मेरा एक तजुर्बा है। अब इस तजुर्बे में काफी कुछ सीखने को है, और कई लोग हैं जो इससे फायदा, तो मोटिवेशन हेल्प करता थी। यू आर व्हाट द स्टोरीज दैट यू हियर, राइट? तो आप जो कहानियां सुनते हैं उससे फर्क पड़ता है। अब क्या सिर्फ मोटिवेशन से हो जाता है? नहीं, मोटिवेशन एक ऊपरी सतह है। इट्स लाइक डायरेक्शन, वो आपको बताता है कि दिशा ये है, और उसमें कई टूल्स भी निकल के आते हैं। जैसे मोटिवेशन का एक तो आप ये कहें कि भाई इंसान को जीवन में अच्छा करना चाहिए, वो एक जेनरिक मोटिवेशन हो गया। एक हो गया कि देयर इज अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। तो उसमें ये होता है कि भाई आपको, देखिए हर चीज का एक ट्रिक है लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप कहें, या फिर आप करियर कहें, या फिर पैसे कमाने की बात करें, या खुश रहने की बात करें, इस हर चीज में कुछ ना कुछ फॉर्मूला है जो लोगों ने क्रैक किया हुआ है अपने तजुर्बे के हिसाब से। तो मैं तो इस चीज से बिल्कुल सहमत रहता हूँ कि सेल्फ हेल्प काम करता है, बट उसके बाद आपको काम शुरू करना है। एक बार जब आप प्रभावित हुए किसी सोच से, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, वहां खत्म नहीं होता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और एक और सवाल आपसे, मतलब इस किताब के शीर्षक को लेके, कि इस किताब में पूरी तरह से आपने जिंदगी को ही एक केंद्र बनाया है कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, लोग कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसे एक अच्छी जिंदगी जिए। तो इस किताब का जो शीर्षक है मोस्ट वांटेड जिंदगी, इसकी क्या कहानी है, मतलब ये आपने क्यों चुना इसका बिल्कुल। शीर्षक? तो देखिए, इसकी कहानी ये है कि जैसा मैंने बताया था कि मैं लोगों से जब मैंने जुड़ना शुरू किया, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या थोड़ी कुछ वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी से कुछ एक आध चीजें और करता हूँ मैं बाहर लिखने के अलावा, तो मुझे ये लगा कि दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं। और दुखी इसलिए हैं कि अगर आप देखो तो ये होता है कि कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, कितनी अजीब सी बात है कि कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ लोग नौकरी में परेशान हैं। कुछ लोग हाँ इसलिए हाँ। परेशान हैं कि उनके रिश्ते नहीं बन पा रहे, किसी से शादी करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि जिसके साथ शादी कर रहे हैं उससे पटती नहीं है। तो इसका इसका मतलब ये है कि जिंदगी जीने का एक एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि चाहे आप रिलेशनशिप की बात करें या करियर की बात करें, और मेरे पास बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं, यहाँ तक इस एक्सटेंट तक लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, कहा है कि सर मैं सुसाइड करने की सोच रहा था, और आपका ये कविता मैंने पढ़ी, और या किसी और की ये कविता पढ़ी, और मुझे हिम्मत मिली और मैंने सुसाइड का प्लान बदल दिया। तो मुझे यहां से प्रेरणा मिली कि बातें जो है सरल भाषा में कैसे कही जाएं। और मैं खासकर हिंदी में लिखकर उस वर्ग से जोड़ना चाहता हूं जो एक तो बहुत बड़ा है। इंडिया में अगर आप देखें तो हिंदी बोलने वाला वर्ग बहुत बड़ा है, और वहां चैलेंज ये रहा है कि हिंदी को कैसे सिंप्लीफाई करके बताया जाए। लोग लोग बॉलीवुड का सिनेमा देख रहे हैं, शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में सोफिस्टिकेटेड लोग भी देख रहे हैं। किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हिंदी की? क्योंकि उस चीज को शायद सरल तरीके से कहा नहीं जा रहा है। तो मोस्ट वांटेड जिंदगी का ये था कि मैं छोटी किताब लिखना चाहता था, आइडियाज को बाहर लाना चाहता था। इसलिए अब अगर आप देखोगे जो 18 चैप्टर्स हैं किताब के अंदर, वो आइडियाज हैं। मैं बस वो आइडियाज सीड करना चाहता हूँ लोगों के दिमाग में कि जिंदगी को बेहतर जीने के लिए आपके कई सारी चीजें हैं जिसको आप फॉलो करके और उसमें बेटर कर सकते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट था। और
अभी भी मेरे को उस किताब के द्वारा कई लोग पढ़ रहे हैं और रेस्पॉन्स भेजते हैं, पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं, जहां तक हो सकता है मैं मदद कर पा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे लोगों को एक सेल्फ हेल्प का एक फ्रेमवर्क दिया जाए और खासकर जोड़ा जाए उस वर्ग से जो अभी तक डिपेंडेंट रहा है अंग्रेजी की किताबों को ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ने पर। ओरिजिनल किताबें हाँ, कम रही हैं सेल्फ हेल्प पर। बिल्कुल, मैंने देखा है कि सेल्फ हेल्प की किताबें जनरली बेस्ट सेलर भी हो जाती है, और खास करके हिंदी ट्रांसलेशन, लोग हिंदी ट्रांसलेशन अधिक पढ़ते हैं, लेकिन खुद मूल हिंदी में इस तरह की किताबें बहुत कम लिखी जा रही हैं या लिखी गई हैं। जी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय को हिंदी भाषा में हिंदी पाठकों के लिए सामने रखा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब आपने इस किताब में अपनी स्वयं की कहानी के बारे में बताया कि खुद को पहचानो। इसका क्या तात्पर्य है? आप खुद को इंसान कैसे पहचाने? एक जैसे जी। आजकल एक टर्म भी बहुत पॉपुलर हुआ है, आपने सुना भी होगा, सेल्फ लव। तो उस बारे में आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहती बिल्कुल, देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। मैं जो भी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये मेरा सेंट्रल बिलीफ है। तो ये मेरे बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के। मैं इस टॉपिक में बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ और ऑफ कोर्स इसमें मेरे अपने अनुभव भी रहे हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं। एक टाइम था जब मैं खुद मेंटल प्रॉब्लम मुझे चल रही थी। मेंटल मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज थे मेरे को, एंग्जाइटीज की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एंड एक टाइम था, एक वो रात थी जहां बैठ के मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। तो वहां से ये चीज शुरू हुई। अब सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो, आप जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम लोग जिंदगी में बड़े होते हैं, हम क्या होता है, हम वो कहानियां, जो कहानियां सुनते हैं वही बन जाते हैं। अभी हमें किसने कहा कि हम बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकते? हमें किसने कहा कि हम ये नहीं कर सकते? किसने कहा कि तुम लड़की हो तो ये नहीं कर सकते, लड़का हो तो? ये सारी कहानियां हैं जिन्होंने हमें बनाया। अब हूँ। जो हम इस सुनते आए कहानी हैं में क्या, हर टाइम, बिल्कुल। जी जी, और कहानियां जो है उनमें पावर भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब नेगेटिव पावर ये हो जाती है कहानियों की कि अगर गलत गलत कहानियां आपके दिमाग में बैठ गई, जैसे कि कोई बच्चा है जो डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करता है, तो उसके पास कभी भी रिलेशनशिप का ट्रस्ट नहीं रहेगा पूरी जिंदगी में। तो उसकी जो बिल्कुल। कहानी है ना, एक 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 उस वो लड़का जब बड़ा होगा तो उसकी जो कहानी है, उसकी कहानी ये होगी कि वो जिंदगी में हमेशा एक रिवेंज ढूंढेगा किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि उसने वही देखा है। और वो एक गलत कहानी में जी रहा है और वो दूसरे की कहानी में जी रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो अंदर से वैसा हो। हाँ। और इस चक्कर में उसको खुद से नफरत है, लोगों के बिलीफ से नफरत है। तो जो करेक्शन होता है वो आपके सेल्फ लेवल पे होता है, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में रहें, कुछ भी कर रहे हैं, जिस समाज में रहते हैं, करेक्शन आप खुद में ही कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। क्योंकि अगर आपको ये लगेगा ना कि फंडामेंटली जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वही सही नहीं है, मतलब मैं मेरे जैसे इंसान को पसंद नहीं करता हूं फिर भी जिंदगी जी रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और स्टोरी, जैसे अगर आप भी जुड़े हुए हैं हिंदी लिखने पढ़ने या किताबों से, तो स्टोरी जो होती है, कहानी का एक स्ट्रक्चर होता है। हम्म। तो कहानी का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टार्ट होती है, एक एंड होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे हम्म। हीरो होगा, हीरोइन होगी, फिर एक विलेन होगा, जैसे कहानियां होती हैं। तो हर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है। और आपकी जो खुद की कहानी, जब तक आप समझोगे नहीं कि आपकी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तब तक आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। आपको जब तक ये लगे, पता ही नहीं होगा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी कि आपकी कहानी में आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप क्यों किसी चीज में यकीन नहीं करते, आपको क्यों डर लगता है, आप क्यों रिश्ते में अच्छा नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें कहानियों से आती। तो मैं इसलिए, और यही रीजन है कि वो चैप्टर पहला चैप्टर है किताब का। हालांकि हाँ, मैंने वो हाँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किताब नहीं लिखी है। मेरा ये था अंदेशा कि लोग कहीं से उठा के पढ़ सकते हैं किताब को, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड उसीलिए मैं अभी उस पर काम भी कर रहा हूँ थोड़ा, एक फ्रेमवर्क किताब के बाहर जाके, कि कैसे लोगों को ये बताया जाए कि खुद की आपकी जो कहानी है उस कहानी को आप बदल सकते हैं। काफी कुछ यहाँ से, जहां पर आप हैं वहां से बदल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था उस पहले चैप्टर का, कि तुम्हारी कहानी का मुख्य तो किरदार। जैसे स्वयं मतलब खुद को पहचाना या खुद को खोजना है, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में कितना फर्क है? मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने यस मैन होते हैं, कि जैसे मैंने हाँ कहा, मतलब वो इतने ज्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड होते हैं कि जैसे वो खुद को बदलना भी नहीं चाहते हैं, वो खुद को पहचानना भी नहीं चाहते, या समय के साथ परिस्थितियों के साथ भी बदलने, मैंने जो कहा वही सही है।
तो इसमें कितना मतलब आप कितना संतुलन या कितना बैलेंस मतलब बताना ये बहुत, चाहोगे? हाँ नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए अगेन जो बात कर रही है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है लोगों में, या दूसरों पे इन्फ्लिक्ट करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सही हूँ, और इसमें कई पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं। बहुत लोग जो आपको बाहर से देखने में अच्छे लगते हैं, बट वो बहुत जैसे जिसको कहते हैं नार्सिज्म हो जाता है। और ये सारी चीजें सच हैं, लोग होते हैं इस तरह के, और लोगों का ऐसा बिहेवियर चेंज हो जाता है। देखिए जो सेल्फ स्टीम और सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बेसिक है। ये इतना स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क नहीं है। सेल्फ स्टीम या सेल्फ लव का एक इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इंसान खुद को एक्नॉलेज करता है, खुद को ये कहता है कि हाँ मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। और ये चीज जो होता है, पहली बात तो मुझे लगता है कि ट्रू सेंस में उसके उन्हीं लोगों को सेल्फ स्टीम नहीं होगा या सेल्फ लव नहीं होगा जिनके साथ लाइफ में कुछ ज्यादा बुरा होता है, एक्सीडेंटल कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि किसी के साथ कोई अब्यूज हो गया, कुछ हो गया। लेकिन इन जनरल आई थिंक हर इंसान के अंदर सेल्फ स्टीम होता है और सेल्फ लव होता है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेल्फ स्टीम को लोगों ने स्टेटस बना दिया है कि भाई सेल्फ लव और सेल्फ, एक तो पहली बात है कि अब इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ टर्म्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, लोग टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको एक ऑब्सेशन इस बात का हो गया है कि भाई मैं उस टर्म को समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। और मैंने ये किताब में भी लिखा था कहीं कि ना सिर्फ सेल्फ स्टीम, इवन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये काफी चीजें कि कई लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन में है, अगर वो क्लिनिकली जाए तो उनको शायद पता चले कि नहीं वो ठीक है, चिंता हो रही है, उसको डिप्रेशन कह रहे हैं। तो एक उसको जो हर इन्फ्लेट कर दिया गया है, हर कॉन्सेप्ट को इन्फ्लेट किया जा रहा है, बिकॉज द एक्सेस इज वेरी इजी। अभी बहुत इजी हो गया है कि कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन जिसको मन कर रहा है वो बोल रहा है, जो बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ ऑब्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो कंट्रोल होना चाहिए। आप सेल्फ स्टीम इज ऑल अबाउट यू, सेल्फ स्टीम इज नॉट अबाउट अदर्स। आप दूसरों पे कुछ इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं, वो बहुत सिंपल है, वो नेचुरल है। और उसके ऊपर अगर आप दूसरों पे इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो वो चीज गड़बड़ है। दैट शुड बी बैलेंस्ड। और आगे के चैप्टर की बात करूँ तो आपने जिक्र किया है कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अक्सर लोगों से हमने सुना है कि मतलब जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। पर आप ये बताना चाहते लोगों को कि जो जो संघर्ष उन्होंने किए या जो लोग उनकी यात्रा में साथ रहे, उस उन्हें हमेशा याद करना चाहिए, उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और कितना जरूरी है? हाँ नहीं, जरूरी तो है। देखिए इसके भी दो पहलू हैं। पहली चीज तो है कि फर्ज कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे मंदिर पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप कई सीढ़ियां, उसमें 2000 सीढ़ियां हैं, आपने 1000 सीढ़ियां पूरी कर ली। आपके पास रीजन क्या है जाने के ऊपर? अगर आप थक गए 1000 सीढ़ियों के बाद, आपके पास दो रीजन हैं। पहला रीजन तो यह है कि आपको आस्था है, आपको पहुंचना है ऊपर तक, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा? आप पीछे मुड़कर देखें और कहेंगे अब 1000 सीढ़ी चढ़ चुका हूं, 1000 और चढ़ ही लूंगा। हाँ, ये समझ भी रहे है। हैं? तो जिंदगी ऐसे ही चलती है। आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आदमी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना वो सीखेगा नहीं, क्योंकि आप करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि आप कहाँ से आए हैं। और इसका बहुत लेना देना कॉन्फिडेंस से भी है। जैसे मैंने आपको अभी, मैं अपनी कहानी बता रहा था, और मैं बहुत ओपनली अब शेयर करता हूँ लोगों से। मैं बता रहा था कि अगर 2005 में मान लीजिए कि मैं दिल्ली में खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, और आज मैं 10 साल के बाद मेरे पास दिल्ली में एक घर है अपना, और उसके आगे भी मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं जब वहां से आके यहाँ आ सकता हूँ तो इसके आगे भी जा सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए ह्यूमन जो नेचर है या एग्जिस्टेंस है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें वापस दें। यू शुड गिव बैक। क्योंकि देखिए आपके लिए अगर किसी ने रास्ता बनाया नहीं होता तो मैं कौन से रास्ते पर चलकर बिहार से सिंगापुर पहुंचा होता। तो पीछे मुड़ के देखना इसलिए भी जरूरी है कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जब आगे बढ़ जाते हैं तो आप पीछे, क्योंकि नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो टूट जाएगा। तो आगे आने वाले की जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए भी आपको रिफ्लेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पीछे जाकर देखें, रिफ्लेक्ट करें, जो कर सकते हैं वो करें। सो दो तीन पहलू हैं इसके, लेकिन जरूरी बहुत है, ये पीछे रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ लोग इससे सहमत भी नहीं हो सकते हैं कि जैसे अब आप ये बताइए कि कैसे आपने कहा कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ें
आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे कि किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर वो लेके चले, जैसे लोग कहते हैं ना कि बैगेज नहीं ढोना चाहिए, तो अगर लोग बैगेज लेके चलेंगे तो कितना आगे बढ़ पाएंगे, तो उन चीजों को तो भूलना पड़ेगा। तो ये फिर तो एक दूसरे से दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप कठिन सवाल पूछ रही हैं अब। देखिए, तो क्या होता है कि जो ह्यूमन नेचर है, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, आप सुन हाँ, पा हाँ, रही हैं? सुन पा रही हूँ, सुन पा रही अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था, देखिए जो पास्ट वाली चीज, देखिए आप जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में दो चीजें हमारी स्ट्रेंथ है जो हमको जानवरों से, दूसरी स्पीशीज से अलग करती हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये है कि आप अपनी मेमोरी रख सकते हैं, और दूसरी चीज कि आप फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। अब ये दोनों आपके सुपर पावर हैं, लेकिन यही दोनों आपके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर मेमोरी जो है, पास्ट कहते हैं ना कि हाँ, पास्ट आपकी जो खराब चीजें आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा, और वो किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें, मेमोरी जो होती है साइंटिफिकली, आपकी वो मेमोरी जो है आपके बहुत डीप रूटेड है। आप जो डेली लाइफ में जो चीजें करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस से, आपके कॉन्शियस से, जो आपका ऊपरी हिस्सा है आपके ब्रेन का, दिमाग का, वहां से कंट्रोल होती हैं चीजें, और वो काफी रिएक्टिव होती हैं। जैसे किसी ने मेरे को बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, कल मेरे को ये मेरा एग्जाम है, मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो डर लग रहा है मुझे। सो ये आपके रिएक्शंस जीते हैं। जो मेमोरी है वो बहुत डीप रूटेड है। एक्चुअली साइंटिफिकली आप देखेंगे तो आपको अपनी मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए काफी मेहनत करनी है। समझ रहे हैं? आपके साथ अगर कुछ हूँ। बुरा हुआ, एक बुरा रिश्ता हुआ पीछे, तो मैं ये मानता हूं, मैं मेरी 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 पूरी सहानुभूति है जो लोग निकल नहीं पाते अपने पास से, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तरीका है, पॉसिबिलिटी है निकलने का, क्योंकि एक्चुअली आप काफी मेहनत कर रहे हैं। मतलब मेरे को अपने पास्ट को ड्रैग करके, बुरे पास्ट को, सो यू कैन बी सेलेक्टिव। आप जो कह रही थी कि हम क्या ढोकर लाएं और क्या ढोकर नहीं लाएं, आपके पास चॉइस है कि आपको क्या ढोना है और क्या नहीं ढोना है, और वो पॉसिबल है। क्योंकि वो चीज आप सोचते हैं, आप पास्ट को ना, आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि पास्ट आप पूरा मत छोड़िए, लेकिन जो बुरा पास्ट है उससे मूव ऑन कीजिए, और ये चीज विद प्रैक्टिस आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने एक जिंदगी एक पैसेंजर ट्रेन की तरह है, इसके बारे में आपने एक जिक्र किया है, और हम सब एक रेस का हिस्सा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो आप इस बारे में बताइए कि कितना ठहराव होना चाहिए हमारे इस भागा दौड़ी में? हाँ, नहीं, ये देखिए, दूसरे ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि अब मे भी हो सकता है कि मैं अब इस जिस जिस एज में या जिस सिचुएशन में हूँ, मैं हूँ थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इन चीजों को, क्योंकि मैंने कुछ चीजें कर ली, आगे और पीछे सोच रहा हूँ। तो देखिए, फास्ट चलने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लाइफ में ये है कि आप सीन मिस कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी क्या होती है कि मैंने जैसा आपको बताया कि क्यों किसी की लाइफ में, जैसे हैप्पीनेस का आप कॉन्सेप्ट लीजिए कि कौन खुश है, जो खुश वही है जो खुश रहना चाहता है। और आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। आप जिन चीजों से मिलते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिन सिचुएशंस को जीते हैं, जो कहानियां सुनते हैं, ये मैंने पहले भी कहा, ये सारी चीजें ही आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं, और यही चीजें डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ में खुश हैं या नहीं है। अब इन चीजों को अगर आपको समझना है तो आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा। अगर आप भागते भागते सिर्फ जिंदगी में आगे ही भागते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप, कभी भी रुक कर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आप सब कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आप जो है मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आप योगा का देखें या मेडिटेशन का देखें, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ठीक है। जो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं वो नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से, फॉर एग्जांपल, उन, अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवाइयाँ देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि आप मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस पर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए, और ये सब चीजें साइंटिफिक हैं। और ये सब क्या है, ब्रीदिंग, जैसे आपको लोग बताते हैं योगा क्या है, इट्स अबाउट स्लोइंग डाउन योर ब्रीथ। योगा में पूरा ये है कि भाई आप पैटर्न चेंज करके अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके स्लो कीजिए। तो ये हमारा जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो जो फिजिकल एस्पेक्ट है बॉडी का, वो उसी तरह से डिजाइन है। ठीक है, अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप अपने खाने को
बहुत तेजी से खाना आपके पेट से पास हो जाए तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आपको आपको दस्त हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो नेचर ने बनाया है कि प्रोसेस जो अब अगर एक्सेलरेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो भागा भागी है ना, इस चीज में बहुत ही ज्यादा हमने अननेचुरली चीजों को एक्सेलरेट कर दिया है और इसके कारण दिक्कत होती है। और जो लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में तो लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, लोग ऐसे रहते थे, उसका रीजन यही था क्योंकि उनके पास इतनी भागा भागी ही नहीं थी, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे इतना भागने के। हमारे पास ऑप्शंस है तो हम भागे जा रहे हैं। तो स्लो डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए और जिंदगी को समझने के लिए। आप समझेंगे नहीं तो कब जिएंगे जिंदगी को? आप बूढ़े हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और कहते रहेंगे कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, इसने वो बुरा किया, क्योंकि आप खुद नहीं सोच रहे कि आपको खुद में क्या बदलाव करना था, कैसे जिंदगी को हैंडल करना था। ये तो ये हुआ कि जैसे आप फील्ड में खड़े हैं, चार दिशा से लोग बॉल फेंक रहे हैं, आप कभी इधर पकड़ रहे हैं, कभी उधर पकड़ रहे हैं और हाँ, आपका वैसे फोकस जी ही रहे नहीं हैं। हो पाएगा फिर किसी एक चीज पे। बिल्कुल, मैं करेक्ट। आपसे सहमत तो इसलिए वो धीमापन जरूरी है। और आप स्वाभाविक है कि उम्र के साथ भी वो डिपेंड करता है। अगर आप 18 साल के हैं तो ठीक है, दौड़िए भागिए खूब। अब 25 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए तो थोड़ा ठहराव लाइए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, वो भी जरूरी है। और एक मतलब इस किताब में ही आप एक आपने अपने एक व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र भी किया है कि आपने एक चैप्टर में लिखा है अगर आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, तो इसमें आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र किया है कि अ, जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे और तमाम अटेम्प्ट्स के बाद भी आप क्लियर नहीं कर पाए। क्योंकि अक्सर मैं आसपास देखती हूँ या खुद में भी मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन की, तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत लोग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, खास करके जब वो अपने फाइनल अटेम्प्ट देने वाले होते हैं कि उनके पास अंतिम चांस है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाए। तो ये सारी चीजें ना बहुत, खास करके परिवार का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपने इस चीज को लिखा और इसका जिक्र किया, तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत प्रेरणादायी हो सकता है कि इसके बाद क्या, अगर आपने कोई एक सपना देखा और उस सपने को पाने का जो आपके पास अंतिम चांस था वो भी आपके हाथ से चला गया, उसके बाद क्या? तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे सभी पाठकों को ये बताएं कि इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं और उन्हें एक तरीके का मोटिवेशन मिल सके। जी, नहीं देखिए, ये तो मैं अक्सर कहता हूँ। क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस, राइट? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। आपको क्या है कि जिंदगी में क्या होता है कि आपके जो बड़े इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो होते हैं कुछ खास अंतराल पे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जी रहे हैं तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिनसे आप 90% ऑफ द टाइम्स हम उन्हीं चीजों से परेशान हैं कि भाई फलाने ने ये कह दिया, कल ऑफिस में ये हो जाएगा, पड़ोसी ने ये बोल दिया। ये हम्म। ये चीजें जो है ना, वो जो रोज रोज की चीजें जो मैटर करती हैं, जब आपकी लाइफ में जो बड़ी बड़ी चीजें होती है कि भाई 5 साल के बाद क्या आपके पास पैसे होंगे, 10 साल के बाद क्या आपकी हेल्थ ठीक होगी, ये जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो एक खास अंतराल के बाद होते हैं। और सच ये है कि ये जो 5 साल 10 साल की चीजें हैं ना, आप कितना भी प्लान कर लें, ये आपकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल है। आप जैसे मुझे क्या पता था कि मैं जब अपनी यात्रा मोतिहारी से शुरू करी बिहार में, तो मैं आज 2022 में सिंगापुर में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता था उस समय। मेरे को तो बस उस समय ये पता था ना कि पिताजी के पास पैसे नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे एक इंजीनियरिंग की डिग्री लानी है, घर को सपोर्ट करना है। तो आप उस पर पहली बात है कि आपके पास हमेशा अटेम्प्ट पॉसिबिलिटीज है, आपको पता ही नहीं है पहली बात तो कि आपको 5 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको सब पता है, आपको पता नहीं है कि आपको 5 साल के बाद क्या होना है। आप जिस जिस चीज के लिए इतना परेशान हो रहे हैं कि ये अटेम्प्ट आज मेरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं ये नौकरी नहीं मिली, वो यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो है कि ये आपको पता नहीं है, ये आपने सुना है, ये आपको लोग कह रहे हैं, ये आपके ऊपर एक सामाजिक दबाव है, एक प्रेशर है कि आपने अब नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे लोगों से सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको क्या आपको पर्पस आपका पता है क्या? जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, अगर किसी को इससे थोड़ी सीख मिलती है या रिलेट कर पाते हैं कि मैं आखिर क्यों लिख रहा हूं, मैं किताब क्यों लिख रहा हूं हिंदी में, मुझे क्या मिल रहा है हिंदी में किताब लिख के? हिंदी में किताब, मैं टेक्नोलॉजी में सेल्स प्रोफेशनल हूँ, मैं भगवान की कृपा से अच्छे खासे पैसे बना लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है 3-4 घंटे अपने परिवार के समय निकाल के? मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत पैसे कमा लूंगा मैं हिंदी की किताब बेच के, बड़े बड़े लोगों का नहीं बिक रहा, मेरा क्या बिकेगा? तो मेरा पर्पस जो है वो, अब मेरी जो कॉलिंग है इस समय, मैं 40 का होने वाला हूँ अगले साल,
तो मेरी जो कॉलिंग है वो ये है कि मैं लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। ये कॉलिंग तब नहीं थी जब मैंने शुरू की थी। और इस आप अगर पूछें तो क्या मेरे लिए इस समय ये मैटर करता है कि मैंने आईआईटी क्लियर की कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इस यात्रा आपने में ये जिक्र भी किया कई है इस किताब में। हाँ, इस यात्रा में कई आईआईटी को पास करने वाले लोगों ने मेरे को रिपोर्ट किया। आज मुझे कई आईआईटी के लोग सवाल पूछते हैं, सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं कई जगह लेक्चर्स देता हूँ। तो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता। उसी तरह से जो चीज आपको इतनी गंभीर लग रही है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं, सच्चाई ये है कि आपको पता ही नहीं है। लाइफ इज अ सरप्राइज, इट्स अ चॉकलेट बॉक्स, जैसा जैसा मूवी में बताया गया था। तो उसी तरह से आपके पास सरप्राइज हमेशा रहेंगे रास्ते में। आपको जो शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि ये चीज आपको करनी है, हासिल करनी है, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं जितनी चाहें, लेकिन हमेशा आखिरी अटेम्प्ट तो तब तक नहीं होगा जब तक आपकी सांस चल रही है। आप 60 साल की उम्र में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी आत्मा को, आपके आइडेंटिटी को तृप्त करेगा कि भाई मैं यही करना चाहता हूं और ये करा तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। बिल्कुल सहमत। और बहुत बहुत प्रभावशाली और बहुत प्रेरणादायी आपके शब्द हैं। आपकी किताब में ये जो स्कैन्ड हैंड रिटन जो नोट्स आपने डाले हैं, इसका आइडिया क्यों आया आपको कि ये स्कैन्ड हैंड रिटन नोट्स इस किताब में होने चाहिए? और इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें भी आपने लिखी है, छोटी हैं लेकिन काफी प्रभावशाली बातें भी लिखी हैं हाँ, आपने। इसके बारे में बताइए। नहीं धन्यवाद। हाँ, सो ये था कि मैं दरअसल जब मैंने इंस्टाग्राम पे लिखना चालू किया था तो उस समय आजकल तो काफी लोग लिख रहे हैं, पर दरअसल उस समय काफी कम लोग ऐसे हाथ से लिख रहे थे। मैं नहीं कहता कि मैंने सबसे पहले लिखा, पर कम लोग लिखते थे। और मैंने वो लिखना शुरू, मैं वैसे भी चिट्ठियां लिखता हूँ, डायरी लिखता हूँ, तो मैंने शुरू में वो लिख लिख के डालना शुरू किया पेपर से। और कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने भी ये सजेस्ट किया, बड़ा क्रिएटिव लगता है, ऐसे ही डालो। तो उससे क्या हुआ कि ये मेरी आइडेंटिटी बन गई थोड़ी सी ना। शुरू में जब मुझे लोगों ने, तो एक समय ऐसा था कि आजकल क्या है, मैं 2-4 चीजें अलग अलग कर रहा हूँ तो रोज इतना नहीं कर पाता हूँ हैंड रिटन वाला, फिर भी अभी करता हूँ हफ्ते में 2 दिन। तो वो क्या हुआ कि लोगों ने वो बड़ा सिग्नेचर हो गया। तो उसमें शुरू शुरू में ये हो गया कि सर हम तो आपकी चिट्ठी का इंतजार करते हैं, और कई लोग इस तरह के मैसेज। तो मैंने कहा कि जब मैं किताब लिख रहा हूँ तो अगर मैं कुछ हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां नहीं लिखूं तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी मेरी खुद के साथ, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल। पहचान है। तो यही सोच थी। और मुझे ये लगता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरी किताब हाथ से लिख देता, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लगता है कि उससे काफी अपनापन आता है, और मुझे काफी उससे स्नेह मिला है कि लोग काफी उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, उस चीज के फिर मैसेजेस करते हैं कि सर आपकी वो चिट्ठी पढ़ी। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई बार बहुत सीरियस इम्पैक्ट, मतलब इतने की मुझे लगता है कि अरे यार मैं इतना क्या ही कर रहा हूँ कि जिसके कारण लोग इतना टच होकर लिख रहे हैं कि सर आपकी ये चिट्ठी पढ़ ली तो मेरी जिंदगी में ये बदलाव आ गया। और आई थिंक काफी लिखने वालों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा अजूबा नहीं हो रहा है, बट वो मेरी आइडेंटिटी रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो डायरी के पन्ने शेयर करने की अभी भी। चूंकि हमारे पास समय कम है, इसीलिए अब हम इस बातचीत को विराम देना चाहेंगे। जाते जाते मैं आपसे अंत में अपने पाठकों के लिए एक चाहती हूँ कि आप हमारे मन से कुछ कहें, क्योंकि अभी हम जिस दौर में हैं, कोरोना का समय है, बहुत लोगों ने कुछ नया शुरू किया और वो चल नहीं पाया, कई नौकरी में डिप्रेस्ड है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत तरह के सबके अपने अपने अवसाद है। तो इस कठिन समय में किताबें किस तरीके से लोगों का साथ दे सकती हैं, इस विषय में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। हाँ, और शुक्रिया पहले तो आपका वक्त का, और जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं सबका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता या, लेकिन बहुत शुक्रिया आप जिसने भी सुना, और लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। तो देखिए, एक चीज जो अच्छी हुई है, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, बट जो अच्छी हुई है वो ये है कि अगर आप देखेंगे जो ये पैंडेमिक पूरा कोविड का सिचुएशन रहा है, इसमें लोगों को ये आजादी मिल गई कि वो एक्सप्रेस कर सके। ऑफ कोर्स डिजिटल का एक्सेलरेशन हुआ है, और लोग हर आदमी क्रिएटर है, राइट? तो अब काफी लोग जो पहले नहीं भी करते थे, वो कोई डांस कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई कर रहा है, शेयर कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक तरह से क्रांति है कि भाई लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने की जो ओपननेस है वो बढ़ गई है। तो इसमें काफी सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है टू दैन एक्सटेंट कि आपको ये पैनिक है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या सुने क्या नहीं सुने। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है जहां पे लोग शायद एजुकेट भी हो रहे हैं कि भाई कैसे वर्चुअली कनेक्ट करना है, कंटेंट को कंज्यूम करना है। मैं ये कहूंगा कि मैं हमेशा से इस चीज में यकीन करता हूं कि लोग कहते हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी। मैंने पहले भी कहा कि देखा, आपके पास जिंदगी में 2 ही तरीके हैं, या तो आप
जिंदगी में खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके अनुभव करें, तजुर्बा सीखें, या फिर लोगों से सीखें, लोगों की कहानियां सुने, लोगों की किताबें पढ़ें। तो किताबें उनके लिए तो बहुत जरूरी है, सब पढ़ते हैं, जो भी सीख रहा है, जो भी कोई बात कह पा रहा है, मैं कह पा रहा हूँ, मैं भी बहुत किताबें पढ़ता हूँ। तो किताबें आपकी बहुत अच्छी साथी हो सकती हैं। और मैं ये भी कहूंगा एक कदम जाके कि कई लोग मेरे को ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं भी लिखता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, या यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि देखिए, आप इस समय राइट समय है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप शुरू कीजिए, ठीक है। और ज्यादा वैलिडेशन मत पूछिए लोगों से कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कि करूँ या नहीं करूँ। आप ट्राई कीजिए। और फिर वही बात आती है कि आप जब कोई चीज ट्राई करेंगे, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई कर रहे हैं, आप दूसरों के अनुभव से नहीं सीख रहे हैं तो आप खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और लाइफ जीने का इन दो के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो यही सीखा है। तो मैं कहूंगा कि खूब किताबें पढ़िए, और कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा अभी इंडिया में नहीं हूँ तो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ अपने आप को, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं फील्ड में जाके या लोगों के सामने पर्सनली जैसे कविताएं या इतना कर नहीं पाता हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है कि इतना अच्छा काम हो रहा है और इतने लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। मतलब मैं तो किताबों से ज्यादा सीखता हूँ कि लोग वीडियोस, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, स्पोकन पोएट्री होती है, वो सब होता है, और नए लोग, इतनी अच्छी अच्छी सोच है कि मैं क्या बताऊं। मैं मतलब अब 38-39 की उम्र में मैं बहुत चीजें सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अरे यार, 20-22 साल के लोग भी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। और मतलब इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी अभी कि आप कैसे इस कंटेंट से पॉजिटिव चीजें लें। आप देखें, नाच गान के वीडियोस भी देखें, वो भी अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन खूब पढ़िए और खूब बढ़िया कंटेंट कंज्यूम कीजिए। बिल्कुल। शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जो भी पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, आप में से बहुतों ने ये किताब पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी, जीवन में और जिंदगी को अच्छे से समझने के लिए या जिंदगी में सकारात्मक विचारधारा अगर आपको लानी है तो ये किताब बिल्कुल पढ़िए। और आप इसका फीडबैक, इसका रिव्यू अमेजन पे भी कर सकते हैं या गौरव को इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया।